Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow. So in today's video, we will going to cover the unit Intervention and Teaching Strategies, that is Hastakshep or Shikshan Ranitya, and we will going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi, right? So let's start. So first we will understand the concept, significance, rationale, scope and advantages of अर्ली इंटरवेंशन, राइट? कि अर्ली इंटरवेंशन यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है. सो अर्ली इंटरवेंशन रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स प्रोवाइडेड टू इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन टिपिकली फ्रॉम बर्थ टू एज 5, राइट? क्योंकि हमें अर्ली यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को जैसे आइडेंटिफाई यहाँ पर हमें करना है कि कोई डिसेबिलिटी तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बच्चे को कोई स्पेशल हेल्प तो नहीं चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर बर्थ से लेकर एज 5 तक जो है चेक करना होता है. वो आर एट रिस्क और हैव बीन आइडेंटिफाइड विद डेवलपमेंटल डिलेज, डिसेबिलिटीज़ और अदर स्पेशल नीड, राइट? जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं कि भाई कोई डेवलपमेंटल डिले हमें लग रहा है कि और सारे बच्चे तो कर पा रहे हैं, ये अकेला नहीं कर पा रहा है, कोई डिसेबिलिटीज़ अगर हमें दिख रही है या उसकी कोई स्पेशल नीड यहाँ पर है. सो द एम इज़ टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस डेवलपमेंटल इश्यूज़ as early as possible to enhance the child's development, provide support to families and improve long term outcomes, right? तो हमारा इसका मोटिव यही रहता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई क्या क्या डिसेबिलिटी है बच्चे को, किस चीज़ की नीड यहाँ पर है, और उसको जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर एड्रेस कर सकें, राइट? कि इसमें हम क्या बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जो ये इश्यूज़ इसके दूर हो जाए. इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, देखो अब अगर हमें पता लगाना है कि बच्चे को डिसेबिलिटी है या नहीं है तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स है. तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट. बच्चे को असेस करना पड़ेगा कि हम उसको देख के उसके असेसमेंट करेंगे कि क्या ये बच्चा औरों से कुछ कम कर रहा है, किस चीज़ में ये लैग कर रहा है, ठीक है. So, regular developmental screenings and evaluations to identify children who may have developmental delays or disabilities, right? तो हमें रेगुलरली उनकी स्क्रीनिंग या असेसमेंट करनी पड़ेगी. कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टूल हैं या चेकलिस्ट हैं, ठीक है. जैसे एक चेकलिस्ट होती है ना कि क्या बच्चा इतने वर्ड्स बोल पाता है, इसे काम कर पाता है, जो हमारी चेकलिस्ट है वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है. कि क्या बच्चा वो जो चेकलिस्ट है उसमें से कितने टास्क उसने जो है कर पाया है, ठीक है. एंड चेकलिस्ट बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड स्पेशलिस्ट, राइट? जो कि हमारे हेल्थ केयर भी हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो हम स्पेशल एजुकेटर्स हैं तो हमारे पास भी होता है कि भाई अगर बच्चा ये सारे टास्क कर रहा है तो नॉर्मल है, अगर ये टास्क नहीं कर पा रहा है तो क्या क्या डिसेबिलिटीज़ वहाँ पर जो है बच्चे को हो सकती है. तो प्रारंभिक हस्तक्षेप की अवधारणा, महत्व, तर्क, दायरा या क्या क्या लाभ है ये हमें यहाँ पर देखना था, राइट? प्रारंभिक हस्तक्षेप की मतलब बहुत प्रारंभ में बच्चे के जन्म के 0 से 5 वर्ष तक जो है हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर बच्चे को क्या क्या कोई विकलांगता है, कोई विकास संबंधी देरी यहाँ पर उसको है, ताकि उसको जल्दी से हम जो है उसको जो भी ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कर सके और उसका जो विकास है वो एक अच्छी सामान्य गति से यहाँ पर हो पाए. तो प्रारंभिक हस्तक्षेप से तात्पर्य शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सहायताएं हैं, राइट? कि क्या क्या सहायता हम उनको दे पा रहे हैं, और जो आमतौर पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक के होते हैं, जो विकासात्मक संबंधी देरी, विकलांगता या अन्य आवश्यकताओं के जोखिम में होते हैं, राइट? कि उनका विकास अच्छी गति से नहीं हो रहा है, उनमें कोई विकलांगता है, तो ये हमें पता लगाना होता है, उनकी सहायता यहाँ पर करनी होती है, या जिनकी पहचान की गई है. इसका उद्देश्य बच्चे के विकास को बढ़ाने, परिवारों को सहायता प्रदान करने और दीर्घकालिक परिणामों में सुधार करने के लिए विकास संबंधी मुद्दों की जल्द से जल्द पहचान करके उनका समाधान करना, राइट? कि जितनी जल्दी हम पता लगा पाएंगे कि भाई बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या जो है विकासात्मक देरी है तो वो क्यों यहाँ पर हो रही है, तो उसका जो है उसको इतने ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट? एक हो रहा है कि हमें 15 साल की एज में बच्चे का पता लगा रहे हैं कि भाई इसको तो लर्निंग डिसेबिलिटी है यहाँ पर, राइट? कि ये पढ़ नहीं पाता है, रीडिंग नहीं कर पाता है. एक अगर हम उसको 0 से 5 वर्ष तक ही अगर पता लगा लेते तो उसकी ज़्यादा बेटर हेल्प यहाँ पर हम कर पाएंगे, राइट? इसके घटक भी होते हैं, ठीक है, कि कैसे हम पता लगाएंगे. तो सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग और मूल्यांकन. यहाँ पर हम बच्चे का कर सकते हैं. तो विकास संबंधी देरी या विकलांगता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए नियमित विकास संबंधी जांच और मूल्यांकन यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इसका विकास प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है. और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या प्रारंभिक बचपन के जो शिक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं,
उनके द्वारा मान्यकृत उपकरण और जो चेकलिस्ट होती है, राइट, कि क्या क्या टास्क बच्चा किसी सर्टेन एज में इस अपने आयु के समूह में कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। देन इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान हम उसके लिए बनाएंगे, अ पर्सनलाइज्ड प्लान डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द फैमिली आउटलाइनिंग स्पेसिफिक गोल्स, सर्विसेज एंड सपोर्ट फॉर द चिल्ड्रन, राइट। तो IFSP जैसा कि हमें दिख रहा है इसके नाम से ही फैमिली के साथ बच्चे को रिलेट किया गया है कि इंडिविजुअलाइज, एक इंडिविजुअल उसका फैमिली के साथ एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि क्या क्या उसको सर्विसेज देनी चाहिए बच्चे को, कैसे हम बच्चे को सपोर्ट करेंगे उसके फैमिली मेम्बर। रिव्यूज एंड अपडेट्स आर कंडक्टेड रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड चेंजिंग नीड, राइट। और उसके साथ साथ क्या है, हमने ये जो IFSP बना दिया उसके बाद हम रिव्यू करते रहेंगे, उसको चेक करते रहेंगे कि अगर बच्चे की कोई नीड यहाँ पर है, ठीक है, कोई चेंजिंग नीड है, तो उनको भी हम यहाँ पर जो है पूरा कर पाएँ। देन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स सच एज स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स एंड सोशल वर्कर्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई एक मैं टीचर हूँ, मैंने एक प्लान बना के दे दिया कि फैमिली में ऐसे फॉलो करना, नहीं, हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ पर जो है चाहिए होती है कि मैं भी हूँ, साथ में कोई हेल्थ केयर एडुकेटर भी है, उसके फैमिली मेम्बर भी है, या उसको जिस टाइप की डिसेबिलिटी है, या मान लो वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो हम यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, राइट। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर हमें जो है बच्चे के लिए यूज़ करनी है, ताकि उसकी एक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसकी हेल्प कर पाएँ। Collaboration and coordination among professionals to ensure cohesive and effective intervention। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम असेसमेंट करके एक व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा योजना, जिसको IFSP भी हम बोलते हैं, वो बनाएंगे। तो परिवार के सहयोग से विकसित एक व्यक्तिगत योजना, जिसमें बच्चे के लिए कुछ लक्ष्य हम यहाँ पर रखेंगे, क्या क्या सेवाएं उसको मिलनी चाहिए फैमिली से, फैमिली वालों को उनके क्या सहायता करनी है उस बच्चे की, तो वो सारा प्लान यहाँ पर हम बनाएंगे। बच्चे की प्रगति और बदलती ज़रूरतों को दर्शाने के लिए नियमित रूप से हम उसकी समीक्षा भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि भाई जो उसका IFSP प्लान जो हमने बनाया था वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, राइट, या उसमें क्या क्या अवगतन, मतलब यहाँ पर चेंजेस, बदलाव आप लिख सकते हो, बदलाव किए जाने चाहिए, राइट। देन बहुविषयक दृष्टिकोण यहाँ पर हमें रखना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक मैं अध्यापक हूँ यहाँ पर, तो बस मैंने देखा कि भाई ये मुझे लग रहा है बच्चे में डिसेबिलिटी और मैंने एक प्लान बना दिया, नहीं, साथ में होना चाहिए कि भाई कोई हेल्थ केयर एडुकेटर भी होना चाहिए, जिस प्रकार की विकलांगता बच्चे में दिख रही है वहाँ स्पेशलिस्ट भी उसका होना चाहिए, राइट। तो व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भाषण चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, शारीरिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे विभिन्न पेशेवरों की भागीदारी यहाँ पर होनी चाहिए, कि सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता सके और बच्चे को जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यहाँ पर उसकी हेल्प कर पाएँ। तो सुसंगत और प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए पेशेवरों के बीच यहाँ पर सहयोग और समन्वय होना चाहिए। देन अब सिग्निफिकेंस क्या है अर्ली इंटरवेंशन की, राइट। तो सबसे पहला होता है हमारा ऑप्टिमल डेवलपमेंट, कि अगर हमें पहले से पता चल गया कि भाई हमें पता चल गया 5 साल तक कि भाई इस बच्चे को ऐसे डिसेबिलिटी है, तो हमें पता चल जाता है कि उसको ज़रूरतों को हमें जो है कैसे पूरा करना है, किस तरीके से हम उसको पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम क्या क्या जो है उसके पैशन है, क्या क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, किस फील्ड में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड इज़ द टाइम ऑफ रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट, मेकिंग इट अ क्रिटिकल पीरियड फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, राइट, क्योंकि हमारा जो माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी जो अर्ली चाइल्डहुड एक क्रिटिकल पीरियड है, तो हमें अगर पता लग जाता है कि भाई बच्चे को ऐसे इशू है, तो हम उसके माइंड को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट, उसकी नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं टाइमली। अर्ली इंटरवेंशन हेल्प्स बिल्ड फाउंडेशनल स्किल्स नेसेसरी फॉर लेटर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, राइट। और जो एक फाउंडेशन होती है बच्चे की, वो हम वहाँ पर एक नींव जो है अच्छी बना सकते हैं, ताकि लेटर लाइफ में भी वो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर काम आ पाए। फैमिली सपोर्ट यहाँ पर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ऐसा ना हो कि भाई बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी और घर वाले इसको डांट रहे हो कि भाई इसे तो पढ़ नहीं रहा। इंस्टीड अगर हमें पता लग जा रहा है वहाँ पर कि लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को है, तो उसकी फैमिली वाले को भी पता चलेगा, तो वो उसको मोटिवेट करेंगे रेदर देन उसको जो है बुली करने। सो एडुकेट्स एंड एम्पावर्ड पेरेंट टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर जो है बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को एडुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, ताकि वो उनकी कंडीशन को समझ पाएँ,
राइट, उनको सपोर्ट कर पाएँ, प्रोवाइड फैमिलीज विद इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग टू मैनेज देयर चाइल्ड्स नीड्स इफेक्टिवली, राइट, और कि घर पर भी जो है बच्चे की कैसे उनको हेल्प करनी है, ये सारा प्लान हम उसकी जो है फैमिली वालों को दे पाते हैं। तो फैमिली सपोर्ट भी यहाँ पर बच्चों को मिल जाता है। अब जो प्रारंभिक हस्तक्षेप है हमने किया, इसका महत्व हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले सर्वोत्तम विकास ये हमें प्रदान करता है, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे में कोई विकासात्मक देरी है, कोई विकलांगता है, अगर हमें जो है वो जल्दी पता लग जाती है 0 से 5 साल तक, तो उसकी अच्छे तरीके से सहायता हम यहाँ पर कर पाते हैं। क्योंकि 0 से 5 साल तक का पीरियड क्या होता है कि हमारी ब्रेन डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हम एक से ज़्यादा भाषाएं भी इस पीरियड में जो है बहुत ईजिली सीख पाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका विकास बहुत तेज़ी से यहाँ पर होता है। तो प्रारंभिक बचपन मस्तिष्क के तेज विकास का समय होता है, जो इसे सीखने और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि बनाता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप बाद में सीखने और विकास के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल बनाने में भी मदद करता है, राइट, कि एक हमारा जो क्या है बाद में हमें कैसे सीखना है, एक बेस यहाँ पर हमारा इसमें प्रारंभिक जो है हमारा प्रारंभिक ये जो वर्ष होते हैं, फाउंडेशन वहाँ पर बन जाती है। देन पारिवारिक सहायता, हम यहाँ पर अगर हमने जो है पहले हस्तक्षेप कर लिया तो बच्चे को पारिवारिक सहायता यहाँ पर हम प्रदान करा सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के विकास में सहायता करने के लिए शिक्षित कर सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं, राइट, कि किसी को जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, तो उसके अगर पेरेंट्स को हम बताएंगे कि भाई ऐसे जो है आपके बच्चे को इश्यूज़ हैं, तो उनको कैसे आपको सपोर्ट करना है, कैसे इस चीज़ को टैकल करना है, राइट। तो पारिवारिक सहायता भी हम दिलवा सकते हैं। परिवार और उनके बच्चों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उनको जानकारी, क्या क्या संसाधन, ठीक है, कि भाई आप किस चीज़ की हेल्प यहाँ पर ले सकते हो, और उनको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रशिक्षण भी हम प्रदान कर सकते हैं उनकी फैमिलीज़ को, कि कैसे उनको इस जो है बच्चे की जो है नीड्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या क्या उसकी हेल्प करनी है। देन एजुकेशनल आउटकम्स, अगर हमें अर्ली इंटरवेंशन बच्चे की कर लिया तो एजुकेशनल आउटकम हमारा ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने पता चल गया कि भी बच्चे की नीड क्या है, उनको हमें कैसे जो है टैकल करना है। सो प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर स्कूल बाय डेवलपिंग असेंशियल प्री एकेडमिक एंड सोशल स्किल, राइट। तो हम बच्चे को स्कूल के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया उसकी स्कूल में जाने की एज से पहले कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर हैं, ठीक है, उसकी प्ले वे एज में अगर हमें पता चल गया तो उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर पाएंगे। असेंशियल जो प्री एकेडमिक या जो सोशल स्किल चाहिए होते हैं वो उसमें डेवलप कर पाएंगे। अर्ली इंटरवेंशन कैन लेसन द नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज वंस द चाइल्ड रीचेस स्कूल एज, राइट। तो क्या होता है कि स्पेशल एजुकेशन की जो नीड होती है उसको भी हम यहाँ पर कम कर देते हैं, अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन बच्चे का किया हो जब तक कि उसकी स्कूल की एज यहाँ पर आती है, राइट, क्योंकि हम उसको उसी तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि भाई उस बच्चे को कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, नर्चरिंग एनवायरनमेंट हम उस बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं। देन सोशल इंटीग्रेशन, सो इट हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शन स्किल्स, प्रमोट इंक्लूजन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड पीयर ग्रुप्स, राइट। एक सोशल इंटीग्रिटी यहाँ पर आ जाती है कि भाई फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, टीचर है आपके साथ, ठीक है, और आपकी जो ज़रूरत है वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है कि आपको जिस तरीके से सीखना है आपको सिखाया जा रहा है, तो सोशल इंटीग्रेशन भी यहाँ पर जो है इंक्रीज़ होती है, राइट। तो बच्चे की जो शैक्षिक परिणाम है उनको हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। आवश्यक पूर्व शैक्षणिक और सामाजिक कौशल अगर हम बच्चे में विकसित कर देते हैं तो विकसित करके बच्चों को स्कूल के लिए यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं, राइट। देन जब बच्चा स्कूल में जाने की उम्र में पहुँचता है तो शुरुआती हस्तक्षेप विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को भी कम कर सकता है, राइट, कि अगर बच्चे की जो ज़रूरतें थी उनको हमें पहले पता लगा लें कि भाई बच्चे को ऐसे इशू है, उसको कैसे हमें जो है उसकी नीड्स को पूरा करना है, किस तरीके से उसको पढ़ाना है, अगर हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चे को पहले से ही उस एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कर देते हैं तो जो उसकी स्पेशल एजुकेशन की नीड थी वो भी यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, राइट। जो उसकी विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उनको भी कम कर सकते हैं, कि मतलब ऐसे ज़रूरत बहुत कम ही होगी कि उसको किसी विशेष स्कूल में हमें जो है रखना है, कि किसी विशेष जो आवश्यकता की उस बच्चे को ज़रूरत है। देन सामाजिक एकीकरण उस बच्चे का हो जाता है तो बच्चे को उचित सामाजिक व्यवहार और बातचीत कौशल विकसित करने में भी मदद करते हैं, और सामुदायिक गतिविधियों और सहकर्मी समूहों में समावेशन को भी यहाँ पर उनको बढ़ावा देते हैं।
देन रैशनल, राइट, कि मोटिव क्या है यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन का। सो सबसे पहले हमारी ब्रेन डेवलपमेंट, द ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंसेस इज हाईएस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, राइट, कि जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो पाती है, क्योंकि 0 से 5 साल तक या अर्ली चाइल्डहुड हम जब बोलते हैं 6-7 साल तक जो हमारा माइंड है उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिडली होती है। तो अगर एनवायरनमेंट हमें नर्चरिंग मिल रहा है तो वो हमारे अच्छे तरीके से हो पाएगी, एक मैक्सिमम पोटेंशियल है जो हमारा वो हम रीच कर पाएंगे। सो अर्ली इंटरवेंशन कैपिटलाइजेस ऑन द प्लास्टिसिटी टू मैक्सिमाइज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट पोटेंशियल, राइट, कि जो माइंड की प्लास्टिसिटी है उसको मैक्सिमाइज यहाँ पर कर पाते हैं, उसके जो है डेवलपमेंट है, उसके जो पोटेंशियल है बच्चे के वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। देन प्रिवेंटिव मेजर, सो आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डेवलपमेंटल इश्यूज अर्ली कैन प्रिवेंट मोर सीवियर प्रॉब्लम्स, राइट, कि कोई प्रॉब्लम है वो बस स्टार्ट हुई थी तभी हमने उसको अगर पकड़ लिया तो ज़्यादा सीवियर नहीं हो पाएगी, राइट, उसको हम प्रिवेंट यहाँ पर कर सकते हैं। देन अर्ली डायग्नोसिस, सो अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस कैन लीड टू बेटर टेलर्ड एंड मोर इफेक्टिव इंटरवेंशन, राइट, कि हमें पता चल गया कि भाई बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो कैसे हमें इसको पढ़ाना है, क्या क्या टूल्स यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं, राइट, क्या क्या एक्स्ट्रा टाइम है यहाँ पर हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इंटरवेंशन यहाँ पर दे पाएंगे। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए जो क्या उद्देश्य होता है कि हमें प्रारंभिक हस्तक्षेप करना चाहिए, तो सबसे पहला है कि मस्तिष्क का विकास है, तो अनुभवों के प्रति प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो बचपन में सबसे अधिक होती है, राइट, कि जैसा हमारा अनुभव हमें मिलेगा तो वैसे ही हमारा जो है जो मस्तिष्क है वो एक प्रतिक्रिया देगा। तो अगर हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर बच्चे को देंगे, नर्चरिंग एनवायरनमेंट, राइट, उसकी जो है नीड है उसको समझ पाएंगे, उसको कैसे टैकल करना है वो हम देख पाएंगे, तो उसके मस्तिष्क का विकास भी यहाँ पर अच्छे से हो पाएगा। देन क्षमता को अधिकतम यहाँ पर हम कर सकते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप बच्चे की विकासात्मक क्षमता को अधिकतम करने के लिए इसकी प्लास्टिसिटी का जो है लाभ उठाता है। प्लास्टिसिटी मतलब हमारी जो ब्रेन की प्लास्टिसिटी होती है कि हमें किस एरिया में कितनी डेवलपमेंट करनी है, राइट, तो जो उसकी क्षमता होती है उसको हम अधिक यहाँ पर कर पाते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर हम बच्चे को दे पा रहे हैं। देन निवारक उपाय भी यहाँ पर होता है, क्योंकि विकासात्मक मुद्दों की पहचान और उनका समाधान जल्दी करने से अधिक गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है, कि कोई प्रॉब्लम बच्चे को अगर स्टार्ट ही हुई थी तभी हमने टैकल कर लिया कि भाई बच्चे को ये इश्यू है, राइट, जैसे कोई बीमारी होती है हमने पता लगा लिया कि फर्स्ट स्टेज में ही है, वो बिल्कुल स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उसको निवारक उसको अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं कि वो ज़्यादा फैल नहीं पाती, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। देन प्रारंभिक निदान यहाँ पर हो जाता है, तो प्रारंभिक और सटीक निदान से बेहतर तरीके से तैयार और अधिक प्रभावी हस्तक्षेप यहाँ पर हो सकते हैं, राइट, कि अगर हमने जल्दी से पता लगा लिया कि भाई बच्चे को ऐसी दिक्कत है 5 साल तक हमने पता लगा लिया, तो उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे और जो हस्तक्षेप है वो अधिक प्रभावी ढंग से यहाँ पर हम कर पाएंगे। Then cost effectiveness, so investing in early intervention reduces the need for more expensive interventions later, right, कि अगर हमने इन्वेस्ट कर लिया पहले ही कि बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन में इन्वेस्ट कर लिया कि ऐसे से ज़रूरत है और बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, तो वो हमारे जो बाद में जो खर्चा आने वाला है ना, कि वो ही चीज़ अगर बहुत बढ़ रही है, ठीक है, अगर हमने बच्चे को पढ़ना ही नहीं सिखाया, उसको मतलब यहाँ पर रीडिंग डिसऑर्डर कोई है तो वो बाद में बढ़ गया, तो उसको इंटरवेंशन करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर जो है कंटेंट ही इतना ज़्यादा हो जाएगा उसकी एज के अकॉर्डिंग, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है कि पहले अगर बेसिक लेवल पर हमें पता चल जाता है तो उसको हम ईजिली यहाँ पर लो कॉस्ट में जो है उसको करेक्ट कर पाते हैं रेदर देन लेटर। देन इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर थी। इम्प्रूव डेवलपमेंटल आउटकम्स लीड टू बेटर एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स बेनिफिटिंग सोसाइटी इकोनॉमिकली, राइट, और जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है उसके चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर उसको हम अर्ली इंटरवेंशन उसको कर पाते हैं, अच्छी केयर उसको दे पाते हैं, उसकी नीड्स को टाइमली यहाँ पर हम पूरा कर पाते हैं। Then comprehensive support, so addresses all areas of development including health, education and social emotional well-being, right, कि ऐसा नहीं कि भाई हम पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम टोटली उसको देते हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, एक सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, उसको एजुकेशन है वो भी हमें अच्छे तरीके से एक डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें बच्चों को देनी होती है। देन फैमिली सेंटर्ड सर्विसेज होती है, सो सपोर्ट्स नॉट जस्ट द चाइल्ड बट द एंटायर फैमिली, राइट, रिकॉग्नाइजिंग देयर क्रूशल रोल इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट, कि हमें बच्चे को नहीं उसकी फैमिली को भी यहाँ पर सपोर्ट करना है,
उनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि उनका भी एक क्रूशल रोल है यहाँ पर बच्चे की डेवलपिंग प्रोसेस में। देन जो लागत प्रभावशीलता है, ठीक है, क्या क्या खर्चा बच्चे पर आ रहा है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी कम होता है कि अगर हमने स्टार्टिंग है, हमने पता लगा लिया वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, राइट, बाद में वही प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए जो ठीक करने के लिए खर्चा आएगा वो बाद में ज़्यादा आएगा, राइट। तो पहले ही अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो जो लागत है वो भी यहाँ पर कम होती है, आर्थिक लाभ है वो भी बच्चे को मिल पाता है, क्योंकि अगर हम पहले से ही उसको ठीक करेंगे तो उसको शिक्षा जो है बेहतर मिलेगी, और रोज़गार की जो संभावनाएं हैं कि बच्चे को रोज़गार कल को मिल सकता है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो संभावना है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। देन व्यापक समर्थन देते हैं हम बच्चे को, ऐसा नहीं कि भाई केवल पढ़ाए जा रहे, हम उसके स्वास्थ्य का, शिक्षा का या उसकी जो सामाजिक भावनात्मक कल्याण है, सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं और परिवार केंद्रित सेवाएं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बच्चे के साथ साथ उसकी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी डेवलपमेंट में, राइट, कि उसकी फैमिली उसको कैसे नर्चर कर रही है, तो परिवार केंद्रित सेवाएं यहाँ पर हम उसको प्रदान करते हैं। देन स्कोप क्या है अर्ली इंटरवेंशन की? फर्स्ट इज आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारी लर्निंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और जो थिंकिंग स्किल्स है उसको एनहेंस करेगा। अगर हमने प्रॉब्लम को पता लगा लिया कि भाई इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो उसकी जो लर्निंग की पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, थिंकिंग स्किल्स है, उनको हम बढ़ा सकते हैं। देन मोटर डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, राइट, तो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर स्किल्स, जैसे आपको पता ही होगा, जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जिसमें हमारी छोटी छोटी बहुत सारी मसल्स लाइक आई, हैंड एंड फिंगर्स, इनका कोऑर्डिनेशन है, तो वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होंगे। और ग्रोस मोटर स्किल्स लाइक चलना, डांस करना, राइट, जिसमें हमारी बॉडी मसल्स बेसिकली हाथ पैर यूज़ होते हैं, तो वो हमारे होते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। तो जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर करा सकते हैं बच्चे की। देन कम्युनिकेशन, डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट एबिलिटीज़, राइट, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। तो अगर हमने बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन यहाँ पर दे दी, तो उसकी जो कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ है उनको भी हम अच्छे तरीके से इंप्रूव करा सकते हैं। देन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी करा सकते हैं, फोस्टरिंग सोशल स्किल्स एंड इमोशनल रेगुलेशन, राइट, कि जो उसकी इमोशनल रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, सोशल स्किल्स यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। देन अडेप्टिव बिहेवियर्स, सो टीचिंग डेली लिविंग स्किल्स एंड सेल्फ केयर, राइट, उनको डेली लिविंग स्किल्स या सेल्फ केयर बहुत अर्ली टाइम से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है। देन होम बेस्ड सर्विसेज यहाँ पर हम देते हैं, प्रोफेशनल्स विजिट द होम टू वर्क डायरेक्टली विद द चाइल्ड एंड फैमिली, राइट, कि वो बच्चे की फैमिली को, बच्चे को विजिट करने उनके होम डायरेक्टली जाते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या चेंजिंग नीड्स है बच्चे की, क्या क्या जो बदलाव बच्चे में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। देन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होता है, सो इंक्लूजन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, तो उसकी जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर भी बच्चे का जो है इंक्लूजन किया जाता है कि बच्चे को जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, रिसोर्सेज है यहाँ पर बच्चे को कैसे मिल रही हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है? तो सबसे पहले जो संज्ञानात्मक विकास है वो बच्चे का अच्छा हो जाता है, सीखना है, उसकी समस्या समाधान है या सोच कौशल है वो हम बढ़ा सकते हैं। देन मोटर विकास, जो ठीक या सकल मोटर कौशल है उनमें सुधार हो जाता है, ठीक है। ठीक कौशल मतलब जैसे लिखना हो गया, जिसमें हमारे बहुत सारे मसल से मिलकर काम कर रही है, जैसे हाथ हो गया, आईज है, मेरी आंखों का ध्यान भी यही है, फिंगर है, राइट, और सकल मोटर हमारा जो हम बड़ी मसल से काम करते हैं, बेसिकली चलना, कूदना, रनिंग करना, राइट, जिसमें हमारे हाथ पैर का यूज़ होता है, तो मोटर विकास भी हम अच्छे से कर पाते हैं। संचार बच्चों का इम्प्रूव हो जाता है, तो भाषा और जो संचार की क्षमताएं हैं उनमें हम विकास कर पाते हैं। देन सामाजिक भावनात्मक विकास यहाँ पर होता है, सामाजिक कौशल और भावनात्मक विनियमन को हम यहाँ पर उसको बढ़ावा देते हैं। देन अनुकूली व्यवहार, तो दैनिक जीवन कौशल और आत्म देखभाल, राइट, जो अगर हम बच्चे को बहुत पहले से ही सिखाने लगेंगे तो वो उसमें बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाता है अपने दैनिक जीवन के कौशल में। देन घर पर आधारित सेवाएं हम बच्चे को देते हैं, तो जो पेशेवर होते हैं बच्चे और परिवार के साथ सीधे काम करने के लिए घर आते हैं, राइट, कि एक अच्छी यहाँ पर सुविधा हम उनको देते हैं कि कैसे बच्चे की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको घर पे आकर देखा जा रहा है कि भाई उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राइट। देन सामुदायिक आधारित कार्यक्रम है, तो सामुदायिक गतिविधियों और संगठनों का भी इसमें समावेशन होता है कि भाई बच्चे को कैसे अपने समुदाय में इसको इन्वॉल्व करना है, किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट कराना है, तो ये सारा समावेशन भी यहाँ पर होता है। देन टारगेट चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, सो दोज हू शो डिलेज इन वन और मोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, राइट, कि भाई
दिख रहा है कोई बच्चा कि वो औरों से बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है किसी स्पेसिफिक चीज़ में, मान लो बोल नहीं रहा है, तो उसको स्पीच थेरेपी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो उसके जो डेवलपमेंटल डिलेज है उनको टैकल करेंगे। फोकस ऑन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट। सो दूज डायग्नोस्ड विद फिजिकल, कॉग्निटिव और सेंसरी इम्पेयरमेंट, राइट। अगर हमें कोई ऐसा बच्चा दिखा है अर्ली इंटरवेंशन पे, तो उन पर फोकस करेंगे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, उनके पार्टिसिपेशन को एक्टिव करेंगे। सो फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन सेटिंग गोल्स, प्लानिंग सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज एट होम, राइट। तो हमारे पर उनकी फैमिली जो है अर्ली इंटरवेंशन करें तो उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे सर्विसेज को प्लान करना है, कैसे स्ट्रेटजीज है उनको इम्प्लीमेंट करना है हमें घर पर। देन सपोर्ट नेटवर्क्स, सो कनेक्टिंग फैमिलीज विद सपोर्ट ग्रुप्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, राइट। साथ साथ जो है हम उनकी फैमिलीज को जो कम्युनिटी ग्रुप है या सपोर्ट सर्विसेज है उनके साथ कनेक्ट करेंगे। तो विकासात्मक देरी वाले बच्चों को हम सबसे पहले लक्षित करेंगे कि भाई किस बच्चे में जो है विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा और उसकी किस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं। देन विकलांग जो बच्चे हैं उन पर ध्यान देंगे, वे जो शारीरिक, संज्ञानात्मक या संवेदी विकलांगता से पीड़ित है, ठीक है, उनके क्या क्या ज़रूरत है उनको हम टाइमली यहाँ पर पूरा करेंगे। देन उनकी सक्रिय भागीदारी देखेंगे। तो परिवार लक्ष्य निर्धारित करने, सेवाओं की योजना बनाने और घर पर रणनीतियों को लागू करने में भी शामिल होते हैं, राइट। कि जैसे टीचर है और फैमिली, तो दोनों मिलकर यहाँ पर बच्चे के लिए प्लान बनाएंगे कि भाई जो घर पर ज़रूरत है उनको कैसे पूरा किया जाएगा, ठीक है, क्या क्या लक्ष्य हम बच्चे के लिए बना सकते हैं। देन एक सहायता नेटवर्क यहाँ पर हम बनाएंगे, परिवारों को सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों से जोड़कर, राइट। देन एडवांटेजेस क्या होंगे अर्ली इंटरवेंशन की? स्किल डेवलपमेंट, अगर हम बच्चे को जल्दी उसको इंटरवेंशन कर पाएंगे कि क्या उसको जो है यहाँ पर इनएबिलिटी है या किस चीज़ में उसको जो है डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको उसी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर पाएंगे जिस तरीके से वो सीखना चाह रहा है। तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यहाँ पर अच्छी हो पाएगी, कॉग्निटिव या मोटर डेवलपमेंट भी, सभी तरीके से उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको हम एक्सेलरेट कर पाएंगे। सो इट एक्सेलरेट्स एक्विजिशन ऑफ कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर एंड सोशल स्किल्स। उसका जो एकेडमिक प्रिपरेशन है वो अच्छा कर पाएंगे। सो प्रिपरेशन prepares child for success in school and beyond. Then daily living skills, so teaches essential self-care and adaptive skills. Then confidence and self-esteem, builds confidence, so achievement of developmental milestones, right। कि जब वो जो developmental milestones है उनको अचीव करेगा तो उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम यहाँ पर इंक्रीज होगा। Then physical health, addresses health issues early leading to better physical health, right। कि उसको जितना जल्दी हम पता लगा सके क्या इशू है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। देन मेंटल हेल्थ, सपोर्ट्स इमोशनल वेलबींग एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप के क्या क्या लाभ है? सबसे पहला तो है कौशल का विकास, कि बच्चे के जो कौशल है, संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर या सामाजिक कौशल है, उनके अधिग्रहण में तेजी लाता है। देन उसकी एकेडमिक तैयारी यहाँ पर अच्छे से हो पाती है, बच्चों को स्कूल और उसके बाद की जो सफलता है, ठीक है, उसके लिए हम तैयार कर पाते हैं। दैनिक जीवन कौशल, आवश्यक स्व देखभाल और अनुकूलन के जो कौशल है वो हम बच्चे को सिखा पाते हैं। देन आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की जो भावना है वो बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो विकासात्मक जो मील है, ओके, ये यहाँ पर ट्रांसलेशन की वजह से ऐसे हुआ है, राइट। विकासात्मक मील जो है लिख सकते हो। तो जो विकासात्मक मील है उसको भी हासिल करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण बच्चे के अंदर होता है। उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जल्दी समाधान हो जाता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य उनका बेहतर होता है। मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है, भावनात्मक कल्याण का समर्थन करता है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी कम करता है। देन जो उनकी नॉलेज या स्किल्स है उनको इम्प्रूव करता है, प्रोवाइड्स पेरेंट विद द नॉलेज एंड टूल्स टू सपोर्ट देयर चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। देन एक्टिव रोल, एम्पावर्स फैमिलीज टू टेक एन एक्टिव रोल इन देयर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड लर्निंग, राइट। तो फैमिली को नॉलेज देता है, फैमिली को स्किल देता है कि कैसे उनको बच्चों की हेल्प करनी है, फैमिलीज को कैसे एक एक्टिव रोल यहाँ पर प्ले करना है अपने बच्चे की ग्रोथ या लर्निंग में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन होता है, सो रिड्यूसेस पेरेंटल स्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, राइट। तो उनके जो पेरेंट को है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं तो उनका जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर कम होता है। कम्युनिटी कनेक्शन, कनेक्ट फैमिलीज विद अदर पेरेंट एंड सपोर्ट नेटवर्क, राइट, कि जो एक सपोर्ट नेटवर्क है उसके साथ पूरी इसकी फैमिली को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। देन सर्विसेज एंड सपोर्ट, सो हेल्प फैमिलीज navigate and access necessary services and information and education, so it provides
एजुकेशनल मटेरियल्स एंड ट्रेनिंग टू एनहेंस पेरेंटिंग स्किल्स, राइट, कि पेरेंट को भी बताया जाता है कि भाई बच्चे को किस तरीके से आपको सिखाना है, तो वो स्किल यहाँ पर हम उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ज्ञान और कौशल, तो माता पिता को अपने बच्चे के विकास में सहायता करने के लिए ज्ञान और उपकरण जो ज़रूरी होते हैं वो हम प्रदान करते हैं। एक सक्रिय भूमिका है यहाँ पर जो परिवार की, वो हम दिखाते हैं। तो परिवारों को अपने बच्चों के विकास और सीखने की सक्रिय भूमिका को निभाने के लिए हम सशक्त करते हैं। उनके तनाव में कमी होती है क्योंकि सहायता प्रदान करके माता पिता है, ठीक है, अगर हम उनको सहायता यहाँ पर प्रदान करें तो उनका तनाव भी कम होता है। सामुदायिक संबंध हम यहाँ पर उस परिवार के बनवाते हैं। तो परिवार को जो अन्य माता पिता है या जो सहायता का नेटवर्क है उससे हम जोड़ कर रखते हैं। सेवाएं और सहायता, तो परिवार को आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने और उन तक पहुँचने में मदद यहाँ पर करते हैं। और सूचना और शिक्षा जो है, तो माता पिता को कौशल को बढ़ाने के लिए जो शैक्षिक सामग्री है या प्रशिक्षण है वो हम यहाँ पर उनको प्रदान करते हैं। देन एजुकेशनल सेविंग्स, सो डिक्रीजेस द नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो अगर बच्चे को हम इतने अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी नीड है वो यहाँ पर कम हो जाती है। हेल्थ केयर की सेविंग हो जाती है। अगर हमने पहले ही बच्चे को डिटेक्ट कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी जो हेल्थ केयर थी उस पर जो बाद में ज़्यादा खर्चा यहाँ पर होने वाला था वो कम हो जाता है। एजुकेशनल अटेनमेंट यहाँ पर हो जाती है, राइट, कि जो बच्चे की एजुकेशनल अचीवमेंट है वो यहाँ पर हाई हो जाती है। बच्चे की एजुकेशन अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर हमने पहले ही जिस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए था उसी तरीके से पढ़ाया है तो वो अच्छे तरीके से सीखेगा। उसकी जॉब की जो जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स है वो यहाँ पर बेटर हो जाते हैं। देन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ मोर स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, ठीक है, तो उस बच्चे को ज़्यादा स्किल हम यहाँ पर बना सकते हैं, ज़्यादा स्किल। देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सो प्रमोट्स अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी, राइट, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को भी हम प्रमोट करते हैं। एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, सो एनकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी, राइट, तो हम सभी की जो अपनी एक कम्युनिटी है उसमें सभी के पार्टिसिपेशन को एनकरेज यहाँ पर कर पाते हैं। तो शैक्षिक बचत यहाँ पर हो पाती है क्योंकि बच्चे को विशेष शिक्षा की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है अगर हमने स्टार्टिंग से ही उसको उस तरीके से यहाँ पर सिखाया है जिस तरीके से उसको सीखने की यहाँ पर ज़रूरत थी। उसकी स्वास्थ्य सेवा में बचत हो जाती है क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम छोटी थी हमने तभी उसको पूरा कर दिया, उसको बड़ा होने ही नहीं दिया कि उस पर ज़्यादा यहाँ पर खर्चा आए। देन शैक्षिक उपलब्धि, तो उच्च शैक्षिक उपलब्धि हम उसको दे पाते हैं क्योंकि अच्छे तरीके से हम उसको स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं तो उसको जो शिक्षा है वो भी अच्छे तरीके से हो पा रही है और उसकी जो नौकरी की संभावनाएं हैं अगर उसको शिक्षा अच्छी मिले तो वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। देन आर्थिक योगदान, तो अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल में योगदान देता है, राइट, कि मतलब अच्छी वर्कफोर्स में हम उस बच्चे को इन्वॉल्व कर पाते हैं, अच्छे तरीके से एम्प्लॉयबल उसको बना पाते हैं। देन विविधता और समावेशन, तो विविधता को महत्व देने वाले अधिक समावेशी समाज को हम बढ़ावा देते हैं। और सामुदायिक जुड़ाव, ठीक है, सामुदायिक जीवन में भी सभी व्यक्तियों की भागीदारी को यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। सो अर्ली इंटरवेंशन encompasses a wide range of services and approaches designed to address the developmental needs of young children and support their families, राइट, तो यहाँ पर काफ़ी वाइड रेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल इंटरवेंशंस। तो उसके लिए स्पीच या लैंग्वेज थेरेपी हम यहाँ पर उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इट एनहेंसेस कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग स्पीच आर्टिकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज एंड सोशल कम्युनिकेशन, राइट, तो बेसिकली बच्चे की स्पीच को यहाँ पर हम इम्प्रूव करा सकते हैं। सो बाय एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, स्पीच क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ पर हम दे सकते हैं। सो इट डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स, sensory processing and daily living skills that enhance hand-eye coordination, grasping object, self-care tasks like dressing and feeding, right, तो occupational therapy हम बच्चे को दे सकते हैं by play-based activities to improve hand function, exercise for sensory integration and strategies for daily routine। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप के प्रकार हमें देखने हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेपों में बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई सेवाएं और दृष्टिकोण की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर शामिल है। तो सबसे पहले है हमारी जो विकासात्मक और शैक्षिक हस्तक्षेप है, राइट, तो उसमें हम बच्चे को भाषण और भाषा चिकित्सा यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं।
तो भाषा उच्चारण, भाषा को समझना या उसका उपयोग करना और सामाजिक संचार सहित संचार कौशल को बढ़ावा यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसकी शब्दावली, भाषण स्पष्टता, निर्देशों की समझ और बातचीत कौशल है उसमें सुधार करने वाली गतिविधियां हम बच्चे से करा सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा व्यवसायिक चिकित्सा। तो ठीक मोटर कौशल, संवेदी प्रसंस्करण और दैनिक जीवन कौशल यहाँ पर हम विकसित करते हैं, जो हाथ आँख के समन्वय को, जैसे हम लिख रही हूँ तो मेरा हाथ और आँख का यहाँ पर समन्वय हो रहा है। ठीक है, वस्तु को कैसे पकड़ना है या खुद की देखभाल कैसे करनी है, जैसे कपड़े पहनना, ठीक है, खिलाना, तो इन चीज़ों को यहाँ पर जो हमारी व्यावसायिक चिकित्सा बढ़ाती है। हाथ के कार्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ खेल आधारित गतिविधियाँ हम बच्चों से कराते हैं। संवेदी एकीकरण के लिए व्यायाम और दैनिक दिनचर्या के लिए रणनीति यहाँ पर बनाते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हम यहाँ पर सिखा सकते हैं। देन फिजिकल थेरेपी हम उसको दे सकते हैं। सो इट एनहांसेस ग्रॉस मोटर स्किल्स, बैलेंसेस एंड कोऑर्डिनेशन बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड motor planning like crawling and walking exercises, balancing activities, strengthening exercises for posture and movement, right? तो हम उसको फिजिकल थेरेपी भी दे सकते हैं, फिजिकली फिट रखने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। देन स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। सो प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टेलर्ड टू द नीड ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग नीड्स एंड स्पेशलाइज्ड टीचिंग मेथड, राइट? तो बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, उसकी क्या क्या स्पेशल नीड है, तो उसको भी हम यहाँ पर पूरा करेंगे। अडेप्टेड क्यूरिकुलम हम उसको प्रोवाइड करेंगे एंड एजुकेशनल सपोर्ट्स बाय अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स, इंक्लूजन क्लासरूम्स विद सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान, राइट? तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम हम उसको देंगे, उसकी जो नीड्स है यहाँ पर उसको कैसे इंटरवेंशन उसमें करना है वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे। स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। तो फिजिकल थेरेपी यहाँ पर हम बच्चे को देंगे, उसकी जो है शारीरिक ताकत है, समन्वय है या संतुलन है, उसको बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा की सेवाएं यहाँ पर हम बच्चे को प्रदान करेंगे, जो भी उसको चाहिए, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, तो उनको विशेष शिक्षा विधियों, अनुकूलित पाठ्यक्रम और प्रारंभिक बचपन के जो विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, समर्थन के साथ समावेशन की जो कक्षा है वो हम प्रदान कराएंगे। तो व्यक्तिगत सीखने की योजनाओं के द्वारा शैक्षिक सहायता के अनुरूप व्यक्तिगत निर्देश यहाँ पर हम बच्चे को प्रदान करेंगे, राइट? फिर हेल्थ या मेडिकल इंटरवेंशन यहाँ पर हम करते हैं। सो मेडिकल इवैल्यूएशंस या ट्रीटमेंट्स है वो हम बच्चे को प्रोवाइड करा पाएंगे। इट एड्रेसेस हेल्थ कंडीशंस दैट में इम्पैक्ट डेवलपमेंट बाय डूइंग रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस लाइक pediatric care for conditions like cerebral palsy, epilepsy management and treatment for cognition disabilities, right? तो उसके लिए हम उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन करेंगे, जल्दी से जल्दी उसकी मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे ताकि जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर हम जो है उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ। देन न्यूट्रिशन सर्विसेज बच्चे को प्रोवाइड करा पाएंगे कराएंगे। इट इंश्योर्स एडुकेट न्यूट्रिशन टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? कि भाई बच्चे के पास एडुकेट न्यूट्रिशन होना चाहिए ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। एंड डेवलपमेंट बाय डाइटरी असेसमेंट्स, feeding therapy, nutritional counseling like developing feeding plans for children with feeding difficulties and addressing malnutrition, managing food allergies, right? तो इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राइट? तो स्वास्थ्य और अगर चिकित्सा हस्तक्षेप है, ठीक है, उसका हमें इंटरवेंशन करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार बच्चे को प्रदान करेंगे। तो यह स्वास्थ्य स्थितियों को संबोधित करता है जो विकास को प्रभावित कर सकती हैं और नियमित चिकित्सा जांच, विशेष चिकित्सा उपचार और पुरानी स्थितियों जैसे कि मस्तिष्क पक्षाघात, मिर्गी प्रबंधन, जन्मजात विकलांगताओं के लिए उपचार जैसे स्थितियों के लिए हम बाल चिकित्सा देखभाल के प्रबंधन के माध्यम से कर सकते हैं। पोषण सेवाएं बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। तो यह आहार मूल्यांकन, फीडिंग थेरेपी, पोषण संबंधी परामर्श जैसे कि भोजन संबंधी कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए फीडिंग की योजनाएं यहाँ पर हम बना सकते हैं। कुपोषण को संबोधित करना, खाद्य एलर्जी का प्रबंधन करके विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पोषण जो हम बच्चे के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। देन फैमिली सपोर्ट एंड काउंसलिंग अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन करी है तो वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सो फैमिली ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग, फैमिली को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि कैसे उसको जो है इस बच्चे को ट्रीट करना है, कैसे उनकी इवॉल्विंग नीड्स को यहाँ पर पूरा करना है। देन सोशल वर्क सर्विसेज है, सो उसमें हम फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, असिस्ट फैमिलीज एंड असेसिंग रिसोर्सेज
and navigating services, case management, advocacy, connecting families to community resources, and help families in need for financial assistance, coordinating services, providing information on local programs, right? तो उनको भी हम सोशल सर्विसेज हैं यहाँ पर, उनमें कनेक्ट करते हैं कि कैसे उनको अपने आप को एडवोकेट करना है। अगर किसी बच्चे को, फैमिली को फाइनेंशियली यहाँ पर हेल्प चाहिए होती है तो कैसे उसको हेल्प यहाँ पर हमें देनी है, या क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो उसको फैमिली को चाहिए और उनको कैसे हमें पूरा करना है। तो पारिवारिक सहायता और परामर्श यहाँ पर हम बच्चे जो है उसकी फैमिली को देते हैं। तो पारिवारिक प्रशिक्षण, ठीक है, कि बच्चे को फैमिली को उस बच्चे को कैसे प्रशिक्षण देना, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, ऐसे उसको प्रशिक्षण भी दे सकते हैं उनकी फैमिली को, और परामर्श भी दे सकते हैं, राइट। देन सामाजिक जो कार्य सेवा है उसके साथ उसकी फैमिली को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि उसको कोई फाइनेंशियली यहाँ पर ज़रूरत है, वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, तो वो उसको हम जो है प्रदान कर पाते हैं, या उसको किसी संसाधन तक पहुँचने में जो हेल्प हो रही है तो उसको भी हम कम कर पाते हैं। देन इज आर इंटरवेंशन टेक्निक्स, राइट। तो सबसे पहले हमारी speech and language therapy. So speech and language therapy focuses on improving a child's communication abilities, including speech production, language comprehension and social communication. तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आर्टिकुलेशन थेरेपी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक साउंड, राइट, लाइक जैसे किसी को स नहीं बोलना आता, वो मैं ही क्या बोल रही हूँ, से, राइट, लाइक शीतल, किसी को ऐसे बोलना नहीं आता तो वो शीतल ऐसे बोलते हैं, राइट। तो आर्टिकुलेशन थेरेपी उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो स्पेसिफिक साउंड, राइट, जैसे मैं स की साउंड नहीं निकलती है तो उनको हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ हैं, राइट, तो लाइक यूजिंग पिक्चर्स, बुक, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू स्टिमुलेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वो हम यहाँ पर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। देन एग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होती है वो हम बच्चे को देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो यूजिंग डिवाइसेस और पिक्चर बोर्ड्स टू एड कम्युनिकेशन फॉर नॉन वर्बल चिल्ड्रन, राइट, कि जो नॉन वर्बल है, जो बच्चे वर्बली जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो उनको एग्यूमेंटेटिव या अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हस्तक्षेप तकनीक। तो सबसे पहले हमारा है भाषण और भाषा चिकित्सा। तो भाषण और भाषा चिकित्सा बच्चे की संचार की क्षमताएं हैं उनको बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिसमें भाषण उत्पादन, भाषा समझ और सामाजिक संचार यहाँ पर शामिल है। इसमें क्या क्या तकनीकें हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले है अभिव्यक्ति चिकित्सा, राइट, कि जो विशेष ध्वनियाँ हैं उनके उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम, राइट। जैसे शीतल को कोई शीतल बोलता है तो जो श है अगर उसकी ध्वनि में कोई इशू है, राइट, तो कोई जो विशिष्ट ध्वनियाँ ऐसी होती हैं उनको ठीक करने के लिए हम अभिव्यक्ति चिकित्सा यहाँ पर यूज़ करेंगे। भाषा हस्तक्षेप गतिविधियाँ, तो भाषा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रों, पुस्तकों, वस्तुओं या घटनाओं का उपयोग करेंगे। और साथ ही जो बच्चे नहीं बोल पाते, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन करते हैं, गैर मौखिक, तो उनके लिए हम संवर्धित और वैकल्पिक संचार के जो माध्यम है, जो डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, उनको यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प्स चिल्ड्रन develop the skill needed for daily living and school performance, including fine motor skills, sensory processing and self care, right। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं, बच्चे को जो मोटर स्किल्स है या सेंसरी प्रोसेसिंग है, सेल्फ केयर स्किल्स है, इनको इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर पाते हैं, फर्स्ट इज आर सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटीज़ डिजाइन टू हेल्प चिल्ड्रन प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन, राइट, कि कैसे जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को परसीव करना है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम डिज़ाइन कर पाते हैं जिससे बच्चों की सेंसरी इन्फॉर्मेशन की जो रिस्पॉन्ड करने की जो पावर है वो यहाँ पर अच्छी हो जाती है। हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स, सो अ मल्टी सेंसरी अप्रोच टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग स्किल्स, राइट। तो हैंड राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर इम्प्रूव कर पाते हैं। देन डेली लिविंग स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है, तो कैसे इसको ड्रेसिंग करनी है, फीडिंग है, या जो पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, तो वो ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, प्ले डो या क्ले हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि उसकी जो हैंड की मसल है उनको हम स्ट्रेंथन यहाँ पर कर सकें एंड इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स, राइट। एंड देन क्रिएटिंग सेंसरी मीन्स टू हेल्प चिल्ड्रन विद सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। तो व्यावसायिक चिकित्सा में क्या करते हैं, उनके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, संवेदी प्रसंस्करण है या खुद की जो देखभाल करने वाले कोशिका, उनको यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले कैसे, संवेदी एकीकरण चिकित्सा। तो बच्चे की संवेदी जानकारी को संसाधित करने के लिए
और उस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो उसमें मदद करने के लिए हम ऐसी गतिविधियाँ डिज़ाइन कर सकते हैं जो उनकी संवेदी एकाग्रता को यहाँ पर बढ़ाएं, या बिना आंसू के हस्तलेख मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी जो हस्तलेख है, उनकी जो राइटिंग है उसको हम सुधार सकते हैं। तो हस्तलेखन कौशल में सुधार करने के लिए एक बहुसंवेदी दृष्टिकोण यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, कि इनडायरेक्टली हम उसकी जो है हैंड राइटिंग को यहाँ पर सुधार रहे हैं, मतलब ऐसे उसको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पिटाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। या दैनिक जीवन के जो कौशल हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना या व्यक्तिगत स्वच्छता, तो ऐसे कौशल हम बच्चे को सिखा पाते हैं। उदाहरण के लिए हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए और ठीक मोटर कौशल में सुधार करने के लिए हम उसको मिट्टी का उपयोग, ठीक है, क्ले उसको दे सकते हैं खेलने के लिए। और संवेदी प्रसंस्करण विकारों वाले बच्चों की मदद करने के लिए जो संवेदी डिब्बे हैं यहाँ पर बॉक्सेस बिन्स वो यहाँ पर बना सकते हैं। Then physical therapy. So physical therapy focuses on improving gross motor skills, coordination, balance and overall जो physical health है। तो इसके लिए हम मोटर प्लानिंग एक्टिविटीज़ बच्चे को दे सकते हैं, एक्टिविटीज़ दैट हेल्प चिल्ड्रन प्लान एंड एग्जीक्यूट मूवमेंट, राइट, कि कैसे किसी मूवमेंट को प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो टेक्निक्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस, तो एक्टिविटीज़ टू बिल्ड मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स, सो एक्टिविटीज़ लाइक बैलेंसिंग ऑन अ बीम और हॉपिंग ऑन वन फुट, राइट, तो बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम बच्चे से करा सकते हैं। लाइक क्रॉलिंग एक्सरसाइज टू डेवलप कोर स्ट्रेंथ, जंपिंग एंड रनिंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो फिजिकल थेरेपी हम यहाँ पर बच्चे को दे सकते हैं। फिजिकल थेरेपी स्कल मोटर कौशल, समन्वय, संतुलन और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य उसको बेहतर बनाने पर यहाँ पर केंद्रित होती है। इसमें हम मोटर प्लानिंग गतिविधियाँ कर सकते हैं, ठीक है, व्यायाम जो बच्चों को आंदोलनों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने में मदद करते हैं। शक्ति और कंडीशनिंग व्यायाम यहाँ पर हम बच्चे से करा सकते हैं जो उनकी मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने में जो है सहायता करती है। और संतुलन और समन्वय अभ्यास करा सकते हैं जो बीम पर संतुलन बनाने, एक पैर पर कूदने जैसी गतिविधियाँ, ताकि जो संतुलन और समन्वय उनमें बन सके। तो उदाहरण के लिए कोर ताकत विकसित करने के लिए क्रॉलिंग व्यायाम बच्चे से करा सकते हैं, और समन्वय और संतुलन को बेहतर बनाने के लिए कूदने या दौड़ने जैसी गतिविधियाँ बच्चों से हम करा सकते हैं। दैन सोशल स्किल ट्रेनिंग हम उनको दे सकते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू इंटरेक्ट अप्रोप्रिएटली विद पीयर्स एंड अडल्ट्स, राइट, कि सोसाइटी में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो है सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग बच्चे को दे सकते हैं। सो फर्स्ट इज मॉडलिंग, सो डेमोन्स्ट्रेटिंग अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर्स फॉर द चाइल्ड टू इमिटेट, राइट, कि उसको किन सोशल बिहेवियर्स की नकल करनी है, तो एक अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर यहाँ पर हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसको उसी को इमिटेट करे अच्छे तरीके से। उसको हम उसकी जो है प्रोसेस है इमिटेट की, उसको मॉडलिंग उसकी कर पाएंगे कि भाई ऐसे हम इसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि यही स्किल जो है बच्चे के अंदर भी डेवलप हो जाए। देन रोल प्लेइंग हम बच्चे से करा सकते हैं। प्रैक्टिसिंग सोशल सिनेरियोज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स, राइट, कि एक सोशल सिनेरियोज में काइंड ऑफ हम प्ले यहाँ पर करा सकते हैं, रोल प्लेइंग, ठीक है, जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड हो। देन सोशल स्टोरीज, सो क्रिएटिंग स्टोरीज दैट इलस्ट्रेट सोशल सिचुएशंस एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, तो वो हम यहाँ पर बच्चे को सुना सकते हैं। सो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ग्रुप एक्टिविटीज दैट एनकरेज शेयरिंग, टर्न टेकिंग एंड कोऑपरेटिव प्ले, तो वो हम बच्चों से करा सकते हैं। एंड प्रैक्टिसिंग ग्रीटिंग्स, कॉन्वर्सेशंस एंड अदर सोशल इंटरेक्शंस इन अ स्ट्रक्चर्ड सेटिंग। तो सामाजिक कौशल प्रशिक्षण यहाँ पर हम बच्चे को दे सकते हैं, जो कि बच्चों को साथियों और वयस्कों के साथ कैसे उचित तरीके से बातचीत करनी है उसकी क्षमता में यहाँ पर विकास करते हैं। तो उसके लिए हम मॉडलिंग कर सकते हैं, तो बच्चों को अनुकरण क्या करना है उसके लिए एक उपयुक्त सामाजिक व्यवहार हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या क्या भूमिका उन्हें निभानी, तो रोल प्ले की एक्टिविटीज़ हम उससे करा सकते हैं। तो आत्मविश्वास और कौशल को विकसित करने के लिए सामाजिक परिदृश्यों का अभ्यास हम उनसे करा सकते हैं। सामाजिक कहानियाँ हम उनको सुना सकते हैं, वो भी ऐसी कहानियाँ जो सामाजिक स्थितियों और उचित प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर दर्शाती हो, जिनसे उनको एक अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिलती हो। तो उदाहरण के लिए समूह गतिविधियों को साझा करके बारी बारी से खेलने और सरकारी खेल को यहाँ पर हम जो है प्रोत्साहित करते हैं, ऐसी गतिविधियाँ करा सकते हैं। और संरचित सेटिंग में अभिवादन, बातचीत या अन्य सामाजिक बातचीत का अभ्यास यहाँ पर करा सकते हैं, राइट, बच्चों के साथ। देन सेंसरी बेस्ड इंटरवेंशन हम बच्चे को दे सकते हैं। सो सेंसरी बेस्ड इंटरवेंशन एड्रेसेस डिफिकल्टी चिल्ड्रन में हैव इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, राइट,
तो सेंसरी डाइट्स हम बच्चे को दे सकते हैं। सो कस्टमाइज्ड प्लान्स दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक सेंसरी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे। एंड देन डीप प्रेशर थेरेपी हम उनको दे सकते हैं यूजिंग weighted blankets और pressure vest to provide calming sensory input, right? उनकी sensory input को improve करने के लिए। एंड tactile play वाली एक्टिविटीज़ हम बच्चे से करा सकते हैं। then activities involving different textures to improve sensory processing. so example creating a sensory friendly environment with appropriate lighting and noising level, ठीक है, वो हम करा सकते हैं, वो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। and using Fitbit tools and sensory bins to help children self regulate. तो संवेदी आधारित हस्तक्षेप हम बच्चे को कैसे देंगे? संवेदी आधारित हस्तक्षेप बच्चों की जो संवेदी जानकारी है उनको संसाधित करने में होने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको संबोधित करते हैं। इसमें क्या क्या तकनीकें हम यूज़ कर सकते हैं? संवेदी आहार बच्चे को दे सकते हैं। संवेदी आहार से मतलब कि क्या क्या गतिविधियाँ उनकी संवेदनाओं को इम्प्रूव करने के लिए क्या हम कर रहे हैं, राइट। तो अनुकूलित योजनाएं जो पूरे दिन विशिष्ट संवेदी गतिविधियां प्रदान करती हैं वो हम बच्चे को दे सकते हैं। गहन दबाव चिकित्सा यहाँ पर बच्चे को दे सकते हैं। तो शांत संवेदी इनपुट प्रदान करने के लिए कोई भारित कंबल या दबाव जो बनियान है उसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि अगर वो शांत रहे तो उसको एक संवेदी इनपुट यहाँ पर बच्चे को जो है प्रदान हम कर सकें। देन स्पर्श खेल हम बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। तो संवेदी प्रसंस्करण में सुधार करने के लिए विभिन्न बनावटों को शामिल करने वाली गतिविधियां यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उचित प्रकाश और शोर के स्तर के साथ संवेदी अनुकूल वातावरण हम बना सकते हैं। और बच्चों को आत्म नियमन मदद करने के लिए फिटबिट टूल या संवेदी जो डिब्बे हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। Then parent implemented interventions. So these interventions involve training parents to implement strategies and activities to support their child, right? तो यहाँ पर है कि हम पेरेंट को कैसे ट्रेन कर रहे हैं पेरेंट्स को, ताकि वो बच्चे को सपोर्ट कर सके। तो पेरेंट्स को कोचिंग दे सकते हैं। होम विजिटिंग प्रोग्राम्स हम पेरेंट्स के लिए यहाँ पर कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा, या पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स यहाँ पर बच्चे को पेरेंट जो है फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस या स्ट्रेटजीज़ को शेयर कर सके। लाइक एग्जाम्पल टीचिंग पेरेंट्स टू यूज़ डेली रूटीन्स एंड एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, राइट, कि डेली के रूटीन को ही उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यूज़ करना है लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। देन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड गाइडेंस फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर एंड सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट। तो माता पिता द्वारा क्रियान्वयन हस्तक्षेप यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इन हस्तक्षेपों में माता पिता को घर पर अपने बच्चों के विकास का समर्थन करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ हैं, कैसे बनानी हैं गतिविधियाँ, तो उनको हम लागू करा सकते हैं। तो इसमें माता पिता को कोचिंग दे सकते हैं। उनके घर का दौरा हम यहाँ पर कोई पेशेवर है वो घर के दौरे यहाँ पर कर सकते हैं, राइट, होम विजिट्स। देन माता पिता को एक सहायता समूह से हम जोड़ सकते हैं, ताकि जो रणनीतियाँ हैं, अनुभव हैं, उनको वो साझा कर सकें। तो उदाहरण के लिए माता पिता को जो दैनिक दिनचर्या है उसको सीखने और विकास के अवसरों को भी यहाँ पर जो दैनिक दिनचर्या उसको भी ऐसे विकास के अवसरों के रूप में यहाँ पर सिखाना होगा कि एक विकास का अवसर आपके लिए कि आप कैसे बच्चे को ऐसी दैनिक दिनचर्या सिखा सकते हैं। Then early literacy and numeracy programs. So these programs focus on developing foundational skills in reading, writing and mathematics. तो वो हम कर सकते हैं। Techniques like phonemic awareness activities हम करा सकते हैं। So game and activities that help children recognize and manipulate sounds in word, right? तो phonics sound को कैसे improve करें, ऐसे activities हम करा सकते हैं। Interactive reading हम बच्चे से करा सकते हैं। Reading aloud with children and engaging them in discussion about the story and the number games बच्चे से करा सकते हैं। Activities to teach counting, number recognition and basic math concepts like using a picture book and interactive reading techniques to build early literacy skills and incorporating counting songs and games into daily activities to enhance numeracy। तो ऐसी activities हम बच्चों से करा सकते हैं। देन प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता कार्यक्रम। तो इसमें हम बच्चे के पढ़ने लिखने और जो गणित है उसके बुनियादी कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी तकनीकें हम यूज़ करेंगे? तो सबसे पहली होगी ध्वन्यात्मकता जागरूकता गतिविधियाँ, ऐसे खेल और अभ्यास जो बच्चों में शब्दों में जो ध्वनियाँ हैं उनको पहचानने में, उनको उपयोग करने में मदद करें, ठीक है। तो ऐसे अभ्यास या खेल हम बच्चे से कराएंगे। देन इंटरेक्टिव रीडिंग हम बच्चों से कराएंगे। बच्चों को
बच्चों के साथ जोर से पढ़ना और उन्हें कहानी के बारे में चर्चा हम उनसे करवा सकते हैं। देन संख्या खेल करा सकते हैं। ऐसी गतिविधियाँ जो गिनती, संख्या पहचान और बुनियादी गणित अवधारणा यहाँ पर सिखाती है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक साक्षरता कौशल विकसित करने के लिए हम चित्र पुस्तकों और इंटरेक्टिव रीडिंग तकनीकों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और संख्यात्मकता को बढ़ाने के लिए दैनिक गतिविधियों में गिनती के गाने, राइट, कि गिनती को एक ल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है और खेल जो होते हैं उनको हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। Then next is our record maintenance and documentation. So record maintenance and documentation are crucial components of early intervention programs. They ensure that the services provided are well organized, monitored and evaluated for effectiveness, right? कि अब तक जो हमने किया है अब हमें उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक डॉक्यूमेंट उसका बनाना है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है इस डॉक्यूमेंट की, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है कि हमें हर चीज़ का पता रहता है कि हमने क्या क्या फाइंडिंग्स थी, क्या क्या हमने बच्चे को यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की है, कौन कौन से प्रोफेशनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, राइट? सो इट इंश्योर्स दैट ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, फैमिलीज and funding agencies are accountable for the services delivered and outcome achieved, right? तो रिकॉर्ड, रख रखाव और दस्तावेजीकरण, ठीक है, कि जो भी हमने अब तक जो प्रोसेस की थी उसका एक रख रखाव हमें अच्छे तरीके से करना है कि हमें क्या क्या हमने असेसमेंट की थी, आकलन की थी, तब हमने पाया था क्या हमने बच्चे को यहाँ पर मदद दी है, ठीक है, कौन कौन से टीचर हैं यहाँ पर, कौन कौन से हेल्थ केयर हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एक दस्तावेजीकरण उनका हमें करना है। तो रिकॉर्ड, रख रखाव और दस्तावेजीकरण प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के माध्यम के घटक है, एक महत्वपूर्ण घटक है, वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रदान की गई सेवाएं हैं जो अच्छी तरह से व्यवस्थित हों और उनकी निगरानी की जाए और प्रभावशीलता के लिए उनका मूल्यांकन यहाँ पर किया जाए। तो रिकॉर्ड, रख रखाव और दस्तावेजीकरण का महत्व क्या है कि जवाबदेही यहाँ पर उनकी हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सेवा प्रदाताओं और परिवारों और जो वित्त पोषण एजेंसियां हैं उनके सहित सभी हितधारक हैं, उन्होंने कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की हैं, क्या क्या उसका परिणाम यहाँ पर हुआ है, तो एक जवाबदेही यहाँ पर उनकी हो जाती है। देन इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, सो इट अलाउज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम लीडिंग टू कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड बेटर आउटकम फॉर चिल्ड्रन, राइट? हमें पता चल जाता है कि भाई हमने जो इंटरवेंशन की थी वो कितनी इफेक्टिव यहाँ पर बच्चे को रही, ठीक है, उससे बच्चा कितना इम्प्रूव यहाँ पर हुआ है, लीडिंग टू कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड बेटर आउटकम, राइट? हमें पता चल जाता है और हमें पता चलता है कि भाई अगर हमारी जो जिस तरीके से हमने हेल्प की है वहाँ पर बच्चे की ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो हम उस तरीके को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट? तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट यहाँ पर होती रहती है। देन लीगल compliance, so ensures compliance with legal and regulatory requirements related to early intervention services such as documentation, standard and privacy regulations, right? तो हम देखते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है, जो लीगल कंप्लाइंस है उनके साथ मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड इसका कैसा है, राइट? तो ये सारे यहाँ पर जो है देखा जाता है। देन विल कम टू कम्युनिकेशन, इट एनहांसेस कम्युनिकेशन अमंग प्रोफेशनल्स, राइट? कि अगर मुझे आपको किसी बच्चे के बारे में बताना है, किसी केस के बारे में, तो मैं सीधा आपको वो डॉक्यूमेंट दे सकती हूँ जिसमें से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हो, रेदर देन मुझे आपको बोल बोल कर बताना है तो वो मैं कितना ही बता पाऊँगी किसी एक केस के बारे में स्पेसिफिकली, राइट? तो ये कम्युनिकेशन जो होता है प्रोफेशनल्स के, फैमिलीज़ के या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में काफ़ी इसको क्लियर कर देता है और डिटेल कर देता है बाय डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो इसमें मूल्यांकन और सुधार हम कर सकते हैं, हस्तक्षेप रणनीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कितनी है, राइट? कि कितने प्रभावी वो रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन करने की अनुमति हमें देता है, जिससे बच्चों के लिए निरंतर सुधार और बेहतर परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, राइट? हमें पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे को हमने ये मदद दी थी, अगर इस मदद से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो निरंतर सुधार हम यहाँ पर कर पाते हैं। कानूनी अनुपालन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में या नहीं हो रहा है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं से संबंधित जो भी कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं हैं उनको दस्तावेजीकरण मानकों और गोपनीयता विनियमों के अनुपालन यहाँ पर सुनिश्चित करता है, राइट? कि जो दस्तावेज के जो मानक है क्या ये उनके अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है या नहीं बनाया है, उनके अकॉर्डिंग हमने काम किया है या नहीं किया है। देन संचार, तो बच्चे के विकास और प्रदान की गई सेवाओं के स्पष्ट और विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करके पेशेवरों, परिवारों और अन्य हितधारकों के बीच संचार को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, राइट? कि मैंने एक बच्चे को यहाँ पर IEP बनाया है, उसके लिए मैंने IFSP बनाया है उसकी मदद के लिए, ठीक है? यहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर हैं, लेकिन अगर मुझे आपको उसके बारे में बताना है तो मैं इतनी सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता पाऊँ, राइट? लेकिन अगर मुझे उसके बारे में आपको बताना है कि
कोई बच्चा है, कोई केस है मेरे पास, तो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, राइट। इंस्टीड अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे देती हूँ जिसमें उस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है समझ पाओगे। तो यही होता है कि जो संचार है हमारा इससे वो अच्छा हो जाता है, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और विस्तृत रिकॉर्ड हम जो है एक दूसरे को दे पाते हैं और उस चीज़ों को समझ पाते हैं। देन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो इनके क्या टाइप है, तो फर्स्ट इज आर इनिशियल असेसमेंट रिकॉर्ड, राइट। सो इसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करेंगे सबसे पहले। तो इनिशियल स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेवलपमेंटल डिलेज, कि कौन कौन से डेवलपमेंटल डिलेज यहाँ पर बच्चे को हो रहे हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हम करेंगे, डिटेल इवेल्युएशन कंडक्टेड बाय अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम टू डायग्नोस स्पेसिफिक डेवलपमेंटल इशू, राइट। अगर हमें पता चल गया कि भाई डेवलपमेंटल डिले है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स को लाएंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी जो डायग्नोस करेगी कि चलो डेवलपमेंटल डिले तो है लेकिन किस स्पेसिफिक टाइम का है, ताकि उसको हम जो है यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर सके। देन हम उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली एजुकेशन प्लान बनाएंगे। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन करता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो एक बच्चा यहाँ पर रिसीव करेगा, राइट, कि जो बच्चे का करंट डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या मेजरेबल गोल या आउटकम हम यहाँ रख सकते हैं, राइट, क्योंकि हर बच्चे के लिए मेजरेबल गोल्स अलग होंगे उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लो कोई बच्चा अभी तक 2 वर्ड भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, और उसी के एज के बच्चे काफ़ी बोलते हैं और उसके एज के बच्चों के अकॉर्डिंग उसको आने चाहिए 700 वर्ड, राइट, लेकिन हम वो तो नहीं सिखा सकते क्योंकि वो पहले ही डेवलपमेंटल डिले है। तो उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं कि इसको एक ईयर में हमें 50 वर्ड्स यहाँ पर सिखाने हैं। तो उसके लिए एक मेजरेबल गोल और आउटकम यहाँ पर हमें निर्धारित करने होते हैं। देन स्पेसिफिक सर्विसेज और फ्रीक्वेंसी, राइट, कि उसको क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी और किस फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितने कितने दिनों में, मान लो कोई थेरेपी ही हम उसको दिलवा रहे हैं तो कैसे वो दी जाएंगी। देन क्या क्या स्ट्रेटजीज हम उसके लिए अपनाएंगे कि जिससे बच्चा ये 50 वर्ड यहाँ पर सीख पाए, ठीक है। उसकी जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर करेंगे कि या बच्चा सीख भी रहा है या बस हम एफर्ट लगाए जा रहे हैं और बच्चा जो है इम्प्रूव नहीं कर रहा है। देन ट्रांजिशन प्लान यहाँ पर हम देखेंगे कि मूविंग टू प्री स्कूल और अदर प्रोग्राम, राइट, कि अगर इसके बाद जो है बच्चे को जो है स्कूल में भी जाना है तो एक ट्रांजिशन प्लान भी हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो अभिलेखों और दस्तावेजीकरण के प्रकार हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रारंभिक मूल्यांकन अभिलेख। इसमें हम विकासात्मक जांच करेंगे, संभावित विकासात्मक देरी की पहचान करने के लिए, राइट, कि कहाँ पर जो है इसमें विकासात्मक देरी बच्चे में हो रही है। फिर इसका व्यापक मूल्यांकन करेंगे हम कि विशिष्ट रूप से कौन सा विकासात्मक मुद्दा है जहाँ पर जो है बच्चा जो है देरी कर रहा है, राइट, उसके लिए एक बहुविषयक टीम हम रखेंगे और एक विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होती है, कानूनी दस्तावेजी होता है जो बच्चों को जो भी हम यहाँ पर हस्तक्षेप या सेवाएं देंगे उसकी एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं, राइट। इसमें बच्चे की वर्तमान विकासात्मक स्थिति कैसी है ये देखेंगे। उसके लिए फिर मापनीय लक्ष्य और परिणाम, ठीक है, कि आज बच्चे को 2 वर्ड आते हैं तो 1 साल के बाद 50 वर्ड आना चाहिए, ठीक है। ये मापनीय लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसके एज के जो बच्चे हैं जिनमें डेवलपमेंटल डिले नहीं है वो आज ही मतलब 10 वर्ड बोल रहे हैं और वो ईयर के एंड तक वो बोल पाएंगे 100 या 1000 वर्ड बोल पाएंगे, राइट। लेकिन हमें देखना है कि भाई जिस बच्चे को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं जिसमें डेवलपमेंटल डिले है उसको ये चीज़ें कैसे सिखानी है। तो एक मापनीय लक्ष्य होना चाहिए और परिणाम हमें उसके लिए निर्धारित करने हैं। देन विशिष्ट सेवाएं, ठीक है, क्या क्या सेवाएं हमें बच्चे को देनी है और कितने कितने दिनों के बाद। मान लो उसको थेरेपी देनी तो उसकी आवृत्ति क्या रहेगी कि 1 महीने में 1 बार देंगे, महीने में 2 बार देंगे, राइट। तो ये हमें निर्धारित करना है। साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति है कि ये जो वर्ड हैं इसको किस तरीके से हम सिखाएंगे, राइट। देन प्रगति की निगरानी करने की भी बच्चा प्रगति कर भी रहा है या नहीं। और उसके बाद जब उसको स्कूल में जाना है तो प्री स्कूल या अन्य कार्यक्रमों में जाने के लिए उसकी एक संक्रमण योजना भी हम यहाँ पर तैयार करेंगे। Then progress notes, so regularly updated notes documenting the child's progress toward IFSP goal, right। अब हम उस डॉक्यूमेंट को रेगुलरली अपडेट करेंगे कि जो हमने IFSP गोल बनाया था कि हमने बच्चे को जो है 500 वर्ड्स सिखाने हैं साल के एंड तक, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। इंक्लूड डिटेल्स इन द इंटरवेंशंस यूज्ड एंड द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स एंड एनी एडजस्टमेंट मेड, राइट। इसमें हम यहाँ पर पूरा डिटेल में इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन सी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पर यूज़ की हैं, बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा रहा है और अगर हमने कहीं पर एडजस्टमेंट की है कि मेथड को थोड़ा बहुत चेंज किया है, ठीक है, तो वो हमें सभी यहाँ पर लिखनी है। देन थेरेपी एंड सेशन नोट्स यहाँ पर हमें लिखनी है। डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ईच थेरेपी सेशन इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, चाइल्ड परफॉर्मेंस एंड एनी ऑब्जर्वेशन और कंसर्न्स, राइट, कि कोई थेरेपी हुई है तो भाई वो कैसे कराई गई है, कितनी देर के लिए कराई गई है, बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है और क्या क्या ऑब्जर्व हमने किया, तो वो सब डिटेल में यहाँ पर होना चाहिए हमारी थेरेपी या सेशन नोट्स में।
टिपिकली मेंटेन्ड बाय थेरेपिस्ट, जो कि हमारे थेरेपिस्ट मेंटेन करेंगे। लाइक हमारी जो भी थेरेपी मिल रही है, स्पीच थेरेपी मिल रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिल रही है, फिजिकल थेरेपी मिल रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनको नोट डाउन करना है। देन इवेल्युएशन रिपोर्ट्स, सो periodic formal evaluations to assess the child's development and progress used to update IFSP goals and adjust intervention strategies as needed, right? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पीरियोडिक इवेल्युएशन भी करेंगे कि कुछ टाइम के बाद बच्चे का हम टेस्ट काइंड ऑफ लेंगे, ये देखने के लिए कि भाई बच्चे ने प्रोग्रेस यहाँ पर कितनी करी है, ताकि जो IFSP में गोल बनाया था हमने ये 500 वर्ड्स का, हम पता लगा सके कि भाई कितना इसने सीखा है, राइट? या अगर नहीं सीख पा रहा है इस तरीके से, तो क्या क्या इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जो उस बच्चे को यहाँ पे नीडेड है। तो प्रगति के नोट्स हमें बनाने हैं। IFSP लक्ष्यों की और बच्चे की प्रगति का दस्तावेजीकरण वाले नियमित रूप से अपडेट किए नोट्स होने चाहिए, राइट? कि भाई बच्चे को हमने जो लिया था यहाँ पर टारगेट कि 500 वर्ड सिखाने हैं 1 साल में, राइट? तो हमने देखना है कि भाई अब बच्चा 10 वर्ड बोलना सीख गया, 20 वर्ड बोलना सीख गया, 30 वर्ड बोलना सीख गया, तो प्रगति कैसे कर रहा है, ठीक है? या फिर 30 के बाद वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये सारे हमें नोट्स बनाने हैं। इसमें उपयोग किए गए हस्तक्षेप, बच्चे की प्रतिक्रिया और किए गए सभी समायोजन का विवरण यहाँ पर शामिल होना चाहिए कि हमने बच्चे को कैसे सिखाया, उसमें बच्चे की प्रतिक्रिया कैसे थी, राइट? देन थेरेपी और सत्र नोट यहाँ पर होना चाहिए कि भाई अगर बच्चे को कोई थेरेपी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिलवा रहे हैं, लाइक वो बोल नहीं पा रहा है तो उसको भाषण थेरेपी यहाँ पर दिलवा रहे हैं या व्यावसायिक थेरेपी दिलवा रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर हमें डिटेल लिखना है, ठीक है? कि जो भी थेरेपी हुई है, उसका जो भी सेशन था, सत्र था, उसका एक विस्तृत रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर कराई गई थी, बच्चे का प्रदर्शन कैसा था, और कोई भी अगर वहाँ पर थेरेपिस्ट को लगता है कि कोई भी चिंता है कि भाई इस पर हमें ध्यान देना चाहिए या क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, तो वो सब यहाँ पर लिखना होगा, राइट? तो आमतौर पर ये जो है हमारे थेरेपिस्ट ही करते हैं। देन मूल्यांकन रिपोर्ट हमें करनी है कि बच्चे के विकास और प्रगति का आकलन करने के लिए समय समय पर औपचारिक मूल्यांकन यहाँ पर होना चाहिए, काइंड ऑफ टेस्ट, ताकि हम पता लगा सके कि बच्चा कितना सीख रहा है, ताकि उसके जो IFSP के लक्ष्य थे, जो 500 वर्ड मान लो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि सिखाने हैं हमने, तो उसके लक्ष्य को अपडेट किया जा सके यहाँ पर, राइट? कि अगर 500 नहीं सीख पा रहा है तो कितने सीख पाएगा और किस तरीके से सीख पाएगा, अगर उसमें यहाँ पर जो चेंजेस करने की नीड है, जो रणनीतियाँ हैं, अगर उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है तो वो हम कर सकें। Then next is our implications of early intervention for preschool intervention, right? So early intervention for preschool children has significant implications across multiple domains, including developmental, educational, social and economic aspects, right? तो जो early intervention है उसकी काफ़ी implications हैं हमारे लाइफ के हर डोमेन में ही हम बोल सकते हैं, तो उनको हम 1 by 1 यहाँ पर चेक करेंगे। तो फर्स्ट इज आर इन्हेंस्ड डेवलपमेंटल आउटकम, जो हमारे डेवलपमेंटल आउटकम है उनको ये इन्हेंस कर देता है अर्ली स्किल एक्विजिशन करा कर हमें, राइट? सो चिल्ड्रन who receive early intervention often show improvements in essential developmental skills such as motor, cognitive, communication and social emotional skill, right? कि अगर हमें पता चला कि भाई हमें 3 साल के बच्चे में आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको जो है मोटर डेवलपमेंट इसकी अच्छे तरीके से नहीं हो रही, लेकिन अगर हम उसको यहाँ पर जो है फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प से, अगर उसकी हेल्प यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है, उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो कर पाएगा, तो उसका जो स्किल का एक्विजिशन है वो अर्ली यहाँ पर हो जाएगा। देन रिड्यूस डेवलपमेंटल डिलेज, राइट? और जो डेवलपमेंटल डिले बच्चे को होने वाला था उसको हम यहाँ पर रोक पाएंगे। तो प्री स्कूल हस्तक्षेप के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के निहितार्थ हमने पूछे कि भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले क्या है, जो विकासात्मक परिणाम है वो उनको बढ़ा देता है, क्योंकि हमें जो कौशल अधिग्रहण है वो हमारे प्रारंभिक जो है आयु में ही हो जाते हैं। मान लो 3 साल के बच्चे का हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है वो फिजिकली उसको कोई डिसेबिलिटी है, वो अच्छे से नहीं चल पाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिजिकल थेरेपिस्ट होता है तो उसकी हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि जो उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, और बच्चे का जो है प्रारंभिक कौशल अधिग्रहण यहाँ पर हो जाएगा। जो विकासात्मक देरी होनी चाहिए थी उसको हम यहाँ पर रोक पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही डिटेक्ट करके बच्चे को यहाँ पर प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। देन ब्रेन डेवलपमेंट उसकी अच्छे से हो पाती है। सो अर्ली इंटरवेंशन लेवरेजेस द ब्रेन्स प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग द critical early years, promoting more effective rewiring and developmental of neural pathways.
दिस कैन लीड टू मोर सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स कंपेयर्ड टू इंटरवेंशंस प्रोवाइडेड लेटर इन लाइफ, राइट। तो जो मस्तिष्क का विकास है वो हम बोल सकते हैं अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक हस्तक्षेप में जो महत्वपूर्ण हमारे प्रारंभिक वर्ष होते हैं, राइट, जब हमारा माइंड बिल्कुल हाइपर एक्टिव होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प करता है, राइट। तो प्रारंभिक वर्षों के दौरान मस्तिष्क की जो प्लास्टिसिटी है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे तंत्रिका मार्गों के अधिक प्रभावी रिवायरिंग और विकास को बढ़ावा मिलता है, कि जितना हम ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा एक जो है विकास को हमें बढ़ावा मिलेगा हमारे मस्तिष्क के। और इससे जीवन के जो बाद में किए गए हस्तक्षेप हैं उनकी तुलना अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, राइट। कि अगर बच्चे का माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, कि वो चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करता है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टीड की एक एज के बाद जब हमारा माइंड हम बोल सकते हैं कि मैच्योर हो जाता है, और प्लास्टिसिटी तो उसमें होती है लेकिन एज कम्पेयर टू द अर्ली एज वो कम होती है, राइट। देन इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसकी एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर हम करा पाते, कि बच्चे को प्रिपेयर हम कर पाते कि उसके स्कूल में जाने के लिए वो अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है प्रिपेयर हो, कि स्कूल की क्या डिमांड है उनको वो पूरा कर पाए, उसके जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसका फैमिली एनवायरनमेंट हमने इंक्लूसिव बना दिया है, उसके जो कम्युनिटी है वो हमने इंक्लूसिव बना दी है, राइट। तो उसको एक इंक्लूसिव एजुकेशन दे पाएंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाकर ही अपनी एजुकेशन ले पाए। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स हम उसके लिए बना पाएंगे, जो उसकी स्पेसिफिक नीड्स है उनको पूरा करेंगे। तो शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा, उसकी शैक्षणिक तैयारी हम यहाँ पर कर पाएंगे, कि बच्चे को स्कूल में जाने से पहले हमने देख लिया है कि भाई बच्चे की कैसे हेल्प करनी है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है, उसकी फैमिली को पता चल गया है, ठीक है, कि किस तरीके से उसकी बच्चे की हेल्प करनी है, उसकी नीड्स का ध्यान रखना है। तो उसकी शैक्षणिक तैयारी हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमने कर ली है, ठीक है। उसको जो सीखने के परिणाम है वो यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सभी को जो उसकी स्पेसिफिक किस तरीके से बच्चे को सिखाना है वो यहाँ पर पता है, बच्चा उस माहौल में ढल चुका है, ठीक है, उन चीज़ों से वो सीख रहा है। समावेशी शिक्षा बच्चे को प्रदान कर पाएंगे, जिससे उसे विशेष स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मुख्य धारा की जो स्कूल है वहाँ पर रहकर ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएगा। उसकी व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं बना सकते हैं, राइट, ताकि उसमें जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं बच्चे की उसको पूरा कर सके, और उसको किस तरीके से हमें पढ़ाना है ये सब वहाँ पर हम ध्यान में रख सकें। देन सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगी, कि पीयर इंटरेक्शन के साथ अच्छा होगा, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहा है, पहले से उसका सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो उस बच्चे को ऐसे फील नहीं होता है कि वो सोसाइटी में किसी भी तरीके से जो है पिछड़ा हुआ है। तो पीयर इंटरेक्शन उसका अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो केपेबल होता है सारी चीज़ों को करने में एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। देन उसके बिहेवियरल इंप्रूवमेंट हो जाती है, राइट, क्योंकि उनकी अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है, और वो ज़्यादा मतलब इम्प्रूव बिहेवियर हो जाता है, उनका जो बिहेवियरल इशू है वो रिड्यूस हो जाते हैं। देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, तो पेरेंट्स के साथ जो वो ग्रो ज़्यादा करते हैं, पेरेंटल सपोर्ट उनके पास होता है, फैमिली का सपोर्ट उनको मिलता है, राइट। तो सामाजिक निहितार्थ क्या होता है, कि जो सहकर्मी संपर्क है वो उनके साथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो उनके सहकर्मी काम कर पा रहे हैं वो भी उनको चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा उन्हें फील नहीं होता कि भाई मेरे अंदर यहाँ पर कोई विकलांगता है या किसी तरीके से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। उनका व्यवहार है उसमें एक पॉजिटिव सुधार देखने को मिलता है, उनमें इस चीज़ को लेकर ऐसे नहीं रहता है कि भाई ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे निराशा यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको उसी चीज़ को दूसरे तरीके से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर वो करते आ रहे हैं, वो हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ की, राइट। माता पिता की भागीदारी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, माता पिता का सपोर्ट उनको मिलता है, तो एक फैमिली में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ के लिए एक एनवायरनमेंट, नर्चरिंग एनवायरनमेंट उनको मिलता है, परिवार का समर्थन उन्हें मिलता है। देन पॉलिसी डेवलपमेंट इससे हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डेवलपमेंट, राइट। एक डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम में, ताकि हम देख सकें कि क्या क्या नीड थी बच्चों को, किस तरीके से वो पूरी की गई, क्या क्या आउटकम थे, राइट। तो उसी को ध्यान में रख के पॉलिसी हम बना सकते हैं। फंडिंग एलोकेशन कर सकते हैं कि भाई बच्चे के लिए जो है इतना यहाँ पर पैसा लग रहा है, किसी चीज़ को ठीक करने में क्या क्या मेडिकल सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो फंडिंग को अलोकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी सोशल सर्विसेज हैं, स्पेशल एजुकेटर्स है, हेल्थ केयर है, तो उनके बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि भाई किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर, किस तरीके से हम उस बच्चे की हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है। जो सर्विसेज है उनका स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर हो पाता है, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम सर्विसेज का करा पाते हैं कि भाई बच्चे को किस तरीके से जो है सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बस हमने नाम के लिए कोई थेरेपिस्ट बच्चे के पास भेजा, उससे उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो एक स्टैंडर्ड यहाँ पर हम उसके लिए भी सेट कर सकते हैं।
तो नीति विकास क्या है कि नीति विकास में भी ध्यान देती है कि एक जो नीति निर्माण अगर हमें करनी है तो वो हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक डेटा अगर हमने लिया कि भाई इन बच्चों की जो है अर्ली इंटरवेंशन की गई थी, इसमें पाया गया कि बच्चों की इस तरीके से हेल्प करी और उसमें ऐसा आउटकम निकला है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग एक नीति हम बना सकते हैं कि भाई ऐसे हमें करना होगा। वित्त पोषण आवंटन कर सकते हैं कि किसी बच्चे को वित्तीय अगर सहायता चाहिए तो उसको कितनी सहायता, हम कितनी धनराशि है जो उसकी सहायता के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसका आवंटन कर सकेंगे। क्या क्या सहयोग बच्चे को चाहिए उसको हम देख सकेंगे। और जो सेवाएं हैं उनका माननीकरण यहाँ पर हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि किस लेवल की सेवाएं जो है यहाँ पर बच्चों को मिलनी चाहिए। So we have done with the unit. You can subscribe to our channel for more tutorials related to your BEd special education and the preparation of special education teacher as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.